आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स के बारे में। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स और मीनिंग के ऊपर हम एक पहले आर्टिकल बना चुके हैं। आप प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, हम बात करेंगे उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में। उनमें क्या क्या कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से चल नहीं पाते। देखिए, पहला डिसएडवांटेज आता है लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड कैपिटल का। उनके पास पैसा ही नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास पैसा होता है तो वो बहुत कम होता है, अपर्याप्त मात्रा में होता है। देखिए, उनके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा आता कहां से है, रिसोर्सेज आते कहां से हैं। जो मेंबर्स हैं वो अपना अपना कैपिटल लेकर आते हैं, बस उस कैपिटल से ही उनका पैसा जो है वो बनता है। उनके रिसोर्सेज वहीं से बनते हैं जो कि मेंबर्स अपना कैपिटल लेकर आते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये खुद भी जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास अपने ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अपनी पूंजी ही इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो जिनके पास अपनी ही मतलब पूंजी बहुत ज्यादा नहीं होती तो वो कैपिटल भी सोचकर ही कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसका असर ये होता है कि पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कम आता है। इसके साथ साथ जो मेंबर ने मेंबर बनना है उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि भैया इतना मिनिमम कैपिटल तुमको देना ही पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स्ड होता ही नहीं है। वो जितना चाहे उतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर देगा। तो होगा क्या, सबके कैपिटल मिलाकर, सब मेंबर्स के कैपिटल मिलाकर भी अपर्याप्त ही रह जाता है उनका कैपिटल, उनके पास पैसा कम होता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल चलता है। एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 गुना कैपिटल लगा दिया उसकी से ज्यादा हो जाएगी, उसको अहमियत दी जाएगी, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर कोई क्यों लगाएगा ज्यादा पैसा? साधारण सी बात है ना। अगर सबको इक्वल ही इंपॉर्टेंस मिल रही है तो कोई ज्यादा पैसा लगाने में इच्छुक ही नहीं होगा कि भैया अगर मैंने 10 गुना पैसा दे भी दिया तब कौन सा ये मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या मेरी से ज्यादा हो जाएगी या मेरी वोट के 2 वोट कहलाएगी। जी नहीं, हर इंसान की एक ही वोट कहलाती है, इसलिए कोई ज्यादा पैसा देने को तैयार ही नहीं होगा। और ये सोसाइटी ज्यादातर बाहर से फंडिंग नहीं करती है, बाहर के फंड्स के ऊपर रिलाई नहीं करती है। नंबर ऑफ मेंबर्स भी ज्यादा नहीं होते हैं, जो होते हैं उन्होंने ही पैसा लेकर आना है, लेकर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा ही आना है। पैसा आना ही मेंबर्स के द्वारा है। तो ये पूरी बात का यहाँ खत्म होती है कि इनके पास रिसोर्सेज, इनके पास पैसा, इनके पास फंड्स बहुत ही कम होते हैं। देखिए, रेट ऑफ रिटर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ही थोड़ा होता है। जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया उस पे जो मुझे रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो बहुत कम है। तो फिर मैं भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा क्यों लगाऊं? मैं कहीं और क्यों ना लगा दूं? मैं उसी पैसे के शेयर्स ही क्यों ना खरीद लूं? मेरा पैसा मल्टीपल टाइम्स बढ़ तो जाएगा, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगी, है ना। तो क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका रिटर्न बहुत थोड़ा आता है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी प्रॉफिट के लिए तो भैया काम ही नहीं कर रही है। ये सोसाइटी काम कर रही है सोशल वेलफेयर के लिए, म्यूचुअल हेल्प के लिए। एक उदाहरण देते हैं, ये मिस्टर के हैं, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं। ऑब्वियसली मेंबर बनने के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है कैपिटल। इन्होंने भी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया है। अब बात पूछने की ये है कि इनको रिटर्न कितना आ रहा है, मिस्टर के को कितना रिटर्न आ रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे? बहुत थोड़ा, वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या मिस्टर के और फंड्स डालेंगे सोसाइटी में? नहीं डालेंगे, क्योंकि जितने डाले हैं उसका ही रिटर्न बहुत थोड़ा आ रहा है। तो फिर इनको क्यों ऐसा प्रलोभन मिलेगा कि और पैसा डालें या और पैसा नहीं डालेंगे? देखिए, आपके पास बहुत तरह के बैंक ऑफिसर्स आते हैं जो, अरे इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, हमारे बैंक में इन्वेस्ट कर दीजिए, हमारी एफडी करवा लीजिए। आप एक जगह एफडी करवाते हो और आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो आपके मन में क्या आएगा, अरे भैया ये स्कीम अच्छी है, मैं इसी वाले बैंक की इसी वाली स्कीम में ही इन्वेस्ट करूंगा सो दैट मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाए।
लेकिन हमारे इस केस में तो है ही नहीं रिटर्न ऑफ, वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न है ही नहीं कुछ भी, तो फिर क्यों कोई ज्यादा फंड इन्वेस्ट करेगा? ये बात पते की है। सो पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो कोई भी इंसान ज्यादा फंड्स नहीं लगाएगा। इसलिए भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल होता है। इन्हीं कारणों से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल बनी रहती है, क्योंकि उसके पास फंड्स इनसफिशिएंट होते हैं, अपर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। देखिए, हमने बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कौन मैनेज करता है? मेंबर्स मैनेज करते हैं। मेंबर्स ही आपस में से कुछ पर्संस को मैनेजिंग कमेटी के लिए इलेक्ट कर लेते हैं, और वो मैनेजिंग कमेटी ही सारा देख रेख, सारी मैनेजमेंट करती है। ये मेंबर्स ही हैं जो ऑनररी सर्विस पर, ऑनररी सर्विस का मायने उनको वो बोलते हैं कि हमको सैलरी नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से ही ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है या ये वाला सर्विस है, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनररी बेसिस पर ही कर देंगे। वॉलंटरीली ही वो आगे आते हैं, अपनी इच्छा से आगे आते हैं कि हम ये काम बिना पैसे के करेंगे, बिना सैलरी के करेंगे। तो वो जो मेंबर है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्संस होते हैं, क्योंकि आपने बाहर से तो किसी को हायर किया ही नहीं, क्योंकि आप हायर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड पीपल को हायर कर सके। हाई सैलरी मांगेंगे ना वो लोग, जो प्रोफेशनल होगा, वो क्वालिफाइड होगा, वो थोड़ी सैलरी में आपके पास नहीं आएगा। और सोसाइटी के पास फंड्स ऑलरेडी लिमिटेड हैं, लेस सैलरी से आप क्वालिफाइड स्टाफ नहीं रख सकते, और जो ये मेंबर्स हैं वही मैनेजिंग कमेटी को हैंडल करते हैं, वही सोसाइटी को हैंडल करते हैं, और वो खुद भी एक्सपर्ट नहीं है, और वो एक्सपर्ट नहीं होते हुए भी सारा मैनेजमेंट, सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। तो कहने की बात ये हो गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया मैनेजमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मेंबर्स ही सब कुछ हैंडल करते हैं, मेंबर्स क्वालिफाइड नहीं है, मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं है, और बाहर से स्टाफ को हायर करने का पैसा हमारे पास नहीं होता। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। आप कुछ भी सीक्रेट जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते, सारी की सारी वर्किंग, सारे के सारे फंक्शंस, ऑपरेशंस, किसी चीज की भी सीक्रेसी, गुप्त आप कोई भी बात नहीं रख सकते। मेंबर्स की मीटिंग्स में ओपन डिस्कशंस होती हैं, सबको सारी बात पता चल जाती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि आपको ये वाली फला फला चीजें जो है जनरल पब्लिक को बतानी ही पड़ेगी, एक सोसाइटी को। आप अपने तक कोई भी बात नहीं रख सकते। डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस ऐसा लिखा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको जनरल पब्लिक को ये बातें बतानी ही पड़ेंगी। और देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है, तो 10 के 10 लोगों को जब बात पता चलेगी तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सीक्रेट नहीं रह सकती, किसी ना किसी तरह से इन 10 लोगों से आगे आगे बढ़ती बढ़ती सारी बात लीक हो जाएगी। सो अवर थर्ड पॉइंट इज कि लैक ऑफ सीक्रेसी जो है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए, जब फीचर्स डिस्कस किए थे तो हमने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को जो सरकारें हैं वो बहुत ज्यादा सहूलियत देती है, टैक्स में बेनिफिट देती है, कंसेशन देती है, सब्सिडी देती है। तो जब सरकार तुम्हारे लिए ये काम कर रही है तो सरकार भी तुमसे कुछ ना कुछ चाहेगी। आप अगर एक फ्रेंड की हेल्प करते हो तो आप ये चाहोगे ना कि जरूरत पड़ने पर वो भी आपकी हेल्प करे। सो इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। उसी तरह से जब सरकार इनको सहूलियत देती है, कंसेशन देती है, तो सरकार ये भी चाहती है कि सरकार के बनाए हुए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मानने ही पड़ेंगे। ये रूल्स क्या हैं जी? ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए स्पेशल प्रावधान बनाया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरकार ने, और ये अकाउंट सबमिट भी करने पड़ते हैं। हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ऑडिटर से, और करवाकर ये सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पे रखे हुए हैं। नो डाउट वो सहूलतें देती है, पर इनको ये रूल्स मानने ही पड़ेंगे। जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और ऐसा भी देखने में आता है कि गवर्नमेंट इन सोसाइटी के फंक्शंस में इंटरफेयर भी करती है,
उससे क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, जो मैनेजिंग कमेटी है उसको फ्रीडम नहीं मिलती ऑपरेशंस का काम करने की, क्योंकि उसके ऊपर डंडा सरकार का रहता है। इससे एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है ना। जब आप कुछ काम कर रहे हो और आपको कोई कुचर कर रहा है, तंग कर रहा है, तो आपको दिक्कत होती है ना। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी दिक्कत होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी के ऊपर बात आती है, तो सरकार की ज्यादा ही नियम जो हैं वो इनको तंग करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। देखिए, मैनेजिंग कमेटी एक तरफ और मेंबर्स एक तरफ, मेंबर्स की आपस में भी कहीं ना कहीं कहासुनी हो जाती है, उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कोई किस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो दूसरा बंदा दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहता है। वो एक आम सहमति पर कभी कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो मेंबर है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बताया था कि कोई भी किसी भी धर्म का, जाति का, कास्ट का, क्रीड का कोई भी बंदा मेंबर बन सकता है अगर उसका उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट है। तो क्योंकि मेंबर्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आते हैं, विभिन्न विभिन्न वर्ग से आते हैं, तो उनकी सोच भी डिफरेंट होती है और कभी कभी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। अगर किसी मेंबर का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है तो टेंस भी हो जाती है सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, क्वारल भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो उस सीन में क्या होता है कि पर्सनल मोटिव आ जाता है, लोग अपने आप को, अपनी मंशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को। तो जो सोसाइटी शुरू हुई थी वो सर्विस मोटिव के लिए हुई थी, वेलफेयर मोटिव के लिए हुई थी, तो वो वेलफेयर वुलफेयर कुछ नहीं रह जाता, ये आपस के कलेश पड़ जाते हैं, आपस की लड़ाइयां छिड़ जाती हैं और ये सेल्फिश मोटिव स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई मेंबर अपना पर्सनल गेन देखने लग जाए, अपना अपना पर्सनल फायदा देखने लग जाए इस सोसाइटी में, तो क्या होता है कि वो मुद्दा जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो मुद्दा ही फेल हो जाता है, वो मिशन ही फेल हो जाता है। देखिए, कहते हैं ना कि मिनिमम 10 मेंबर्स का है हमारे पास प्रावधान, तो ठीक है, मिनिमम 10 मेंबर्स तो हो गए, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर इतने सारे मेंबर हो जाएंगे तो क्या होता है, देखने में आता है कि ग्रुपिज्म हो जाता है, ग्रुप्स बन जाते हैं। वो मेरी टीम, जैसे एक आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें भी दो सेक्शंस बन जाते हैं, ओके, एक का लीडर बन गया, दूसरा दूसरे का लीडर बन गया। उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ग्रुपिज्म हो सकता है, लॉबीज बन जाती हैं पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। उससे क्या होता है, सोसाइटी में कोई डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पाता, ना ही सोसाइटी बढ़िया तरीके से काम कर सकती है। तो ये हम समरी करेंगे जो आज हमने लिमिटेशंस, डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले था जी उनके पास अपर्याप्त मात्रा में पैसा होता है, खुला पैसा बिल्कुल भी नहीं होता इन सोसाइटीज के पास। इन सोसाइटीज की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि मेंबर्स ने ही मैनेज करना है, मेंबर्स कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, कम पैसे की कमी की वजह से वो बाहर से बंदे भी हायर नहीं कर सकते हैं। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने देखा कि लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, कोई भी बात आप अपने तक नहीं रख सकते, सब में बात फैल जाती है और सीक्रेट रखना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट सुख सुविधाएं इनको देती है, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मनवाती है, ठीक है। और कभी कभी मेंबर्स में, मैनेजिंग कमेटी में लड़ाई झगड़ा, क्वारल हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेन मुद्दे को भी फेल कर देता है। तो हमारा आज का आर्टिकल यहाँ खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।